नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे सीआरपीसी 125 के बारे में कि सीआरपीसी 125 से कैसे बचें। हालांकि मैंने अपने चैनल पर जो 498 ए लीगल हेल्प डेस्क पर मैंने कई सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें कि आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। मैंने हर तरीके का प्रोसीजर आपको बताया है कि किस तरीके से सीआरपीसी 340 की आपको कार्रवाई करनी है, किस तरीके से आपको 125(3) पर आपको सम्मन दिया जाता है तो उस पर किस तरीके से आपको आपत्ति अपनी दाखिल करनी है। हमने ये भी बताया कि अगर कोई भी गलत तरीके से अरेस्टिंग वारंट अगर निकाले जाते हैं तो उसके संबंध में हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। सीआरपीसी 125 जो है वो भरण पोषण के लिए है, पत्नी को भरण पोषण। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं क्या ये मेरी बात सही है या नहीं है। अगर पीड़ित हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे आगरा कोर्ट में मिल सकते हैं, या फिर आप हमसे अगर नहीं मिलने आ पा रहे हैं और आपको मेरी सहायता की कोई आवश्यकता है तो आप 300 रुपये 15 मिनट के लिए आप पे कर सकते हैं। देखो, हम आपको ज्ञान तो फ्री में दे सकते हैं लेकिन हम आपको समय फ्री में नहीं दे सकते क्योंकि समय की बहुत नाजुकता है। दूसरी बात, सीआरपीसी 125 में आप कभी भी देखना, जब भी सीआरपीसी 125 में आपकी पत्नी जब कोई वाद न्यायालय में फैमिली कोर्ट में जब दाखिल करती है तो वो ये शब्द बोलती है कि साहब मेरे पति के पास में ये संपत्ति है और मेरा पति पूरी तरीके से भरण पोषण करने में सक्षम है। अब यहाँ पे वो एफिडेविट दाखिल करती है, एफिडेविट के साथ में वो परिवार इंटरटेन किया जाता है कोर्ट में। तो वो ये चीज़ बोल के चलती है कि साहब मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे साथ में नहीं रख रहा है और मेरा पति कोई कोशिश नहीं किया, मुझे कभी लिवाने नहीं आया। इस तरीके की चीज़ें वो लिखती है अपने बाद में। और उसमें एक शब्द और लिखती है कि जो मेरा पति है पूरी तरीके से सक्षम है उसका भरण पोषण करने के लिए। अब कितना सक्षम है ये डिपेंड करता है। उसने अपने एफिडेविट में ये तो कह दिया कि मेरा पति जो है वो भरण पोषण करने में सक्षम है, इतनी इसकी आय है, इतनी इसकी संपत्ति है, इतना इसका किराया आता है, वो सारा माल उसमें खोल देती है। लेकिन ये कैसे साबित कैसे होगा कि वो सक्षम है या नहीं है, जबकि पति की ऐसी स्थिति नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर 3-3 4-4 मुकदमे चल रहे होंगे, पहली बात तो उसकी मेंटल स्थिति जो है ना वो टगमगा जाती है। दूसरा ये कि फाइनेंशियल स्थिति जो होती है वो ऐसी स्थिर नहीं रहती है। कभी कभी कई कारणों की वजह से इन झूठे मुकदमों से ये जो पत्नी द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है, इनके मुकदमों की वजह से लोगों की जॉब चली जाती है और आज की डेट में प्राइवेट जॉब में काफ़ी क्राइसिस भी है। ऐसे में वो क्या करती है कि अपना जब भरण पोषण का जब दावा पेश करती है न्यायालय में तो बढ़ा चढ़ा के तथ्य लिख देती है और उसमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि साहब मुझे घर से निकाल दिया गया, मुझे परेशान किया गया, मुझे मेरे साथ में ये टॉर्चर किया गया, मेरे साथ में इस तरीके का घरेलू हिंसा की गई और मेरा पति मुझे कभी लेने नहीं आया, आज दिन तक कभी मेरा कोई भरण पोषण नहीं दिया, मेरा पति पूरी तरीके से सक्षम है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं बड़ी सिंपल तरीके से, फैमिली कोर्ट जो है वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करती है, जो कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में साफ तरीके से निर्णित किया गया है कि जो फैमिली कोर्ट का जो गठन किया गया है एक सिविल कोर्ट की तरह इसको माना जाए। लेकिन यहाँ पे जब आपकी पत्नी जब न्यायालय में जब परिवाद दाखिल करती है तो वो कॉज देती है कि साहब मुझे मारा पीटा गया, मुझे परेशान किया गया, मुझे अकेला घर से निकाल दिया गया, मेरा सारा स्त्री धन छीन लिया गया और मेरा पति मेरा कोई भरण पोषण नहीं कर रहा है, इस तरीके के तथ्य देती है। तो सबसे पहली बात देखने की ये होती है कि आप ये जो पत्नी ने जो एफिडेविट दिया है उसमें आपको सक्षम दिखाया है कि आप कितने सक्षम हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को मानते हुए कोर्ट उसके एफिडेविट को एविडेंस मानते हुए कोर्ट क्या करती है कि आपके खिलाफ में भरण पोषण का आदेश पारित कर देती है। जैसे ही भरण पोषण का आदेश पारित होता है तो आपकी पत्नी 125(3) सीआरपीसी के तहत में उस आदेश को कॉम्प्लायंस कराने के लिए आपके ऊपर रिकवरी
कराने की कोशिश करती है, और जिसमें कि उस मेंटेनेंस के आधार पर, उसके एफिडेविट के आधार पर आपको रिकवरी भी देनी होती है और कभी कभार गिरफ्तारी भी हो जाती है। जबकि सीआरपीसी 125(3) में ये कहा गया कि अगर पति अगर ऑफर करता है कि मैं इसको साथ में रखने के लिए तैयार हूं, तो जो संबंधित मजिस्ट्रेट यानी जज है जो फैमिली कोर्ट का, वो उस पर विचार करेगा और उस पर कोई वारंट जारी नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन सामने नहीं आती है। अब मेन चीज क्या है कि पति सक्षम है या नहीं है। अब उसने तो अपने दावे में कह दिया कि पति सक्षम है, और उसने अपने दावे में कह दिया कि पति ने कभी मेरा कोई भरण पोषण नहीं दिया। तो एक क्लाउज दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजनीश वर्सेस नेहा में, जिसमें कहा है कि आपका स्वैच्छिक भरण पोषण किया गया था या नहीं किया गया है। तो उसमें स्वैच्छिक भरण पोषण की जब बात आती है तो उसमें ये बात आ जाती है कि जिस टाइम से आपकी शादी हुई है और जिस टाइम से शादी की डेट से लेके जब तक आप अपने पति के साथ में रही हैं, उस टाइम का आपका जो स्वैच्छिक भरण पोषण है वो आखिर किसने किया। तो यहाँ पे क्या होता है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो जाता है। ये बहुत टेक्निकल बात मैं बता रहा हूँ आपको। स्वैच्छिक भरण पोषण, उस पीरियड में आपका जो भरण पोषण है वो किसने किया, ये चीज उसमें पूछी जाती है। लेकिन ये लोग कर देती हैं लागू नहीं होता, भरण पोषण नहीं किया गया। ये नहीं, जब उस टाइम पे, जब आप शादी के टाइम पे आप उसके साथ में रहें, जितने दिन उसके साथ में रहें, उस टाइम पे जब आपका कोई भरण पोषण नहीं किया गया तो आप कहाँ से रही, और फिर पति कैसे सक्षम हो गया। क्या आपने पति को सक्षम दिखाने के लिए क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसा फाइल पे लगाया है जिससे कि ये साबित हो सके कि आपका पति सक्षम है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया जाता है, केवल एक एविडेंस एफिडेविट है, उसके आधार पे ये सारी चीजें बोल दी जाती हैं और आदेश पारित करा लिया जाता है। इसके संबंध में भी हमने एक वीडियो बहुत अच्छा बनाया है। आप लोग हमारी वीडियो को देखते नहीं है। अगर हमारी वीडियो को आप देखेंगे तो मुझे विश्वास है पूरा 99.9% कि कोई भी व्यक्ति मेंटेनेंस का केस नहीं हार सकता। अगर ठीक है, बेशक अगर मेंटेनेंस का आदेश हो भी जाए ना, तो वो मेंटेनेंस आपकी पत्नी नहीं ले सकती। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने बताया था कि जब कोई साक्ष्य एफिडेविट लगता है, एविडेंस एफिडेविट लगता है, तो सीआरपीसी 296 सबसेक्शन 2 के तहत में ना मजिस्ट्रेट के सामने अपनी आपत्ति दर्ज की जाती है कि साहब ये जो एफिडेविट दिया गया है इसकी सत्यता की जांच कर ली जाए। तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि जिस पार्टी ने वो एफिडेविट दाखिल किया है उस पार्टी को वो नोटिस जारी करे और उससे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले और उसकी जांच करे। यही चीज फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में भी कही गई है। अब दूसरी बात आ जाती है कि जब आपकी पत्नी सीआरपीसी 125(3) का 125 का जब बात दाखिल करती है तो वो क्या करती है, मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, परेशान किया गया, वो एक कॉज दे देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस 3 चीजों पे बनता है, आपकी वो पत्नी है या नहीं, वो भरण पोषण पाने में सक्षम है या नहीं, वो भरण पोषण पाने की अधिकारी है या नहीं। यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें आती है, लेकिन वो कॉज लिख देती है। उसमें कॉज जैसे ही वो लिखती है और एविडेंस देती है, एविडेंस एफिडेविट देती है, तो वहां पे वो मारपीट का जिक्र करा देती है। और ये जो मारपीट का जिक्र है वो आईपीसी सेक्शन 323 के अंतर्गत आता है। ऑलरेडी इसका मुकदमा वो 498 में दर्ज कराती है। तो फैमिली कोर्ट के हाथ में इस तरीके की कोई भी पावर नहीं है कि वो क्रिमिनल कोर्ट को डील कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो आपको सक्षम दिखाती है, उसके लिए मैंने आपको एफिडेविट में बता दिया कि किस तरीके से आपको काउंटर करना है। दूसरी चीज ये है कि जब वो 125(3) दाखिल करने जाती है तो 125(3) जैसे ही दाखिल किया जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि क्यों ना आपके खिलाफ में वसूली वारंट जारी किए जाए। तो आपको वहां पे आपत्ति देनी होती है और उसमें कारण दिखाना होता है कि साहब ये जो जानबूझ के मेरे साथ नहीं, वहां पे ऑफर करना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, आपत्ति जब दाखिल करते हैं तो उसमें अपनी मनगढ़ंत कहानी उसमें लिख देते हैं। उसमें मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखनी है, उसमें केवल टेक्निकल चीजें लिखनी है जो आपके काम की हैं, जो आपके 125(3) को काटेंगे। 125(3) में स्पष्ट तरीके से ये बात कही गई है कि अगर पति ऑफर करता है साथ में रखने के लिए, यदि आपकी पत्नी अगर अडल्ट्री में है या आपका पति अडल्ट्री में है या आपकी पत्नी सेपरेटेड रह रही है, इस तरीके की चीजें अगर आती हैं तो उसको भरण पोषण दिया जाएगा। अगर आपकी पत्नी अगर अडल्ट्री में है तो उसको भरण पोषण नहीं मिलेगा। अगर आपकी पत्नी गलत तथ्यों पे अगर बात दाखिल कर रही है, गलत आदेश पारित करवा रही है, तो इसमें मेंटेनेंस
नहीं दिया जाएगा। और मैं एक और आपको बता दूं, चौथे नंबर की चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत जेन्युइन बात है कि जो पत्नियां ये कहती हैं कि हम तलाक नहीं देंगे और तलाक के बदले में हम मोटी रकम लेंगे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी कोई मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 का कोई आदेश होता है, जैसे सपोज इंटरिम आदेश हो गया, तो उस इंटरिम आदेश से 2 साल के अंदर अगर किसी भी तरीके का, अगर दोनों पार्टियों के बीच में अगर कोई संबंध स्थापित नहीं होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है और क्रुएल्टी का ग्राउंड बन जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा जजमेंट है, वो जजमेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखेंगे। स्पष्ट है कि अगर कोई इंटरिम मेंटेनेंस जैसे ही हुआ, डेट मीन्स इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो आपकी पत्नी के फेवर में होता है। जब आपकी पत्नी के फेवर में होता है, डेट मीन्स कि जो उसने आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे आरोप जो है ना उसने साबित कर दिए, इसलिए उसको मेंटेनेंस दे दिया जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि भैया आप दूर रह के आप मेंटेनेंस ले लो, आपने सारे आरोप साबित कर दिए, जितने भी मारपीट वगैरह के। यहाँ पे दो चीजें होती है, जो 498 का जो मामला है उसकी प्रोसीडिंग को वॉइड किया जाता है, क्योंकि वो प्रोसीडिंग 498 एक ही क्रिमिनल कोर्ट में चल रही है, और यहाँ पे एक साक्ष्य एफिडेविट के आधार पर उसका इंटरिम बांध दिया जाता है, भैया आप दूर रह के आप मेंटेनेंस लो, आपके साथ में इस तरीके की क्रिएल्टी हुई है। ठीक है, तो जब इस तरीके की चीजें, जब न्यायालय जब इस तरीके के आदेश कर देता है, तो न्यायालय क्या करता है कि उस परिवार को विक्टिम की तरफ ले जाता है, और न्यायालय एक चीज पुख्ता कर देता है कि आपके किसी भी तरीके से कोई संबंध नहीं है, आप अलग रहिए, आप मायके में रहिए, आप यहीं पे आपको मेंटेनेंस इंटरिम के तौर पे आपको दिया जाता है, तब तक जब तक कि आपका वाद लंबित रहे। तो उस डेट से लेके 2 साल के अंतर्गत अगर आपके किसी भी तरीके से अगर संबंध स्थापित नहीं होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। दूसरी चीज, जब भी कोई रिकवरी की जब बात आती है, तो रिकवरी के लिए एक अलग प्रावधान दिया गया है। मैं इस पे वीडियो में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि जो पत्नियां हैं वो इसका गलत फायदा उठा सकती हैं। अगर कोई गलत तरीके से अगर आदेश पारित कराया गया है, कोई छल तरीके से अगर आदेश पारित कराया गया है, छल क्या है इसमें, एक तो पति को सक्षम बताया गया, एक तो पति की संपत्ति बता दी गई, एक तो पति के ऊपर ये मारपीट, ये सारे आरोप लगा दिए गए कि भैया मेरे साथ मारपीट वगैरह की। यहाँ पे ऑलरेडी क्रिमिनल मैटर चल रहा है, क्रिमिनल कोर्ट की पावर जो है वो फैमिली कोर्ट यूज नहीं कर सकता, और फैमिली कोर्ट की पावर क्रिमिनल कोर्ट यूज नहीं कर सकती। यहाँ पे जो मारपीट के जो आरोप हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी लाई नहीं करते। तो यहाँ पे ये कॉज नहीं दिया जा सकता कि नहीं साहब मेरे साथ मारपीट होती थी और इस बेस पे हम दूर रह के हमें मेंटेनेंस दिलाया जाए, हमारा पति हमें नहीं रख रहा। कंडीशनल ये होता है कि आप अपने पति के साथ रहोगे, वहां पे आपका भरण पोषण किया जाएगा, भरण पोषण अगर नहीं करता है तो न्यायालय उसको भरण पोषण दिला दे। तो यहाँ ऑफर करना होता है पत्नी को, लेकिन जब पत्नी ये कह देती है कि नहीं मुझे ये मेरा भरण पोषण नहीं दे रहा है, मुझे रखना नहीं चाहता है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तब पति की जिम्मेदारी हो जाती है कि आप ऑफर करो कि साहब मैं साथ में रखना चाहता हूँ, इस तरीके की कोई क्रिएल्टी नहीं हुई है, इस तरीके का कोई भी नहीं है, हम बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, वहाँ चीज़ें। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो केसेस में आती हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बताई है ना, ऐसी बारीकियां आपको कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग हमसे आगरा में मिलना चाहते हैं, हम आपको मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, 498A वगैरह के जितने भी केस हैं इनके संबंध में हम आपको हर तरीके की जानकारी बताएंगे, और आपके लिए मेहनत करेंगे, और आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। और मेरा ये मुद्दा है, और हम आज की डेट में आगरा दीवानी कचहरी में बैठते हैं, और मेरा जो इंटेंशन है पूरी तरीके से पुरुषों के लिए है और पुरुषों को बचाने के लिए है। अगर आप लोग अगर मेरी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नंबर पे आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, ताकि कि आगे के लिए हम प्रेरित हों और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर, क्योंकि मैं जो आप लोगों से जो हमें मदद मिलती है उससे हम बुक्स खरीदते हैं, उसमें से हम ये सारी चीज़ें निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि किसी भी तरीके से आपको कैसे बचाया जाए, आपके परिवार को कैसे बचाया जाए। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें कि हर उस पुरुष के पास में चला जाए, हर उस पति के पास में चला जाए जो बेचारा इस
भरण पोषण, दहेज प्रथा और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे फर्जी मुकदमों की पेशबंदी में फंसे हुए हैं और आत्महत्या करने को विवश हैं, ताकि कि उनको हिम्मत आए। धन्यवाद।